हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिच माइंडसेट में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कहते हुए सुना है लोगों को कि हम तो भाई इतना में ही संतुष्ट हैं, या जो भगवान हमें दिया है वो हमारे लिए काफ़ी है, इतना ही हम चाहते थे, इतना हमें मिल गया, काफ़ी है इतना हमारे लिए। ये शब्द है ना, काफ़ी है, संतुष्ट हैं हम, ये शब्द बड़ा ताकतवर शब्द होता है। देखिए, ये ऐसा शब्द है कि जिसके पास समय से पहले आ गया, मतलब उसने कुछ अचीव किया ही नहीं, उसके पहले उसके सामने उसके अंदर ये शब्द आ गया, ये मेंटालिटी आ गई कि भाई यही मेरे लिए बहुत है, तो ये चीज़ उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। और अगर मान लीजिए कि किसी के अंदर नहीं आया, तो ये या तो उसे बेशुमार दौलत दौलत तक लेकर जाएगा, और अगर उसके बाद भी नहीं आया तो यही चीज़ उसे वापस से गिरा कर ज़मीन पर भी लेके आ जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है नेवर इनफ। तो इस चैप्टर में राइटर हमें यही सिखाने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड इनफ कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो इसमें राइटर हमें शुरुआत में ये बताते हैं कि दो राइटर्स के बारे में बताते हैं जिन्होंने एक बिलियनर के पार्टी में शेल्टर आइलैंड में गए। एक का नाम था कर्ट वोनेगट और एक का नाम था जोसेफ हेलर। तो कर्ट वोनेगट जोसेफ हेलर से ये कहता है कि क्या तुम जानते हो कि हम जिस बिलियनर के पार्टी में आए हैं उसकी नेट वर्थ कितनी है, कितना कमाता है वो, एक दिन में कितना कमा लेता है वो। तो जोसेफ हेलर ने उससे पूछा कि ठीक है भाई, बताओ कितना पैसा वो कमा लेता है। तो इस बात पे वोनेगट ने क्या बताया कि तुम्हारा जो सबसे पॉपुलर नॉवेल है ना, कैच-22, उसने जितना पूरे हिस्ट्री में नहीं कमाया होगा, उतना इस हेज मैनेजर जिसके बिलियनर के पार्टी में वो आया था, इतना उसका सिर्फ एक दिन का कमाई होता है। तो इस बात पे जोसेफ हेलर ने जो उत्तर दिया, गजब का उत्तर दिया भाई। क्या उत्तर दिया? तो उसने कहा कि ठीक है, ये मैं जानता हूँ कि उसकी इतनी कमाई है, लेकिन उसके पास वो चीज़ कभी नहीं आ सकती है जो मेरे पास है, संतुष्टि, कि इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये जो शब्द था ना, ये मुझे निःशब्द कर दे रहा है कि क्या गजब का जवाब है। संतुष्टि बड़ा पावरफुल शब्द होता है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया इस बारे में। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने के लिए राइटर एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। नाम है रजत गुप्ता। गूगल करिएगा रजत गुप्ता कौन है, आपको पता चलेगा। रजत गुप्ता जो कि कोलकाता के एक स्लम में जन्म लिए, उनके माता पिता उनके टीनेज के ही उम्र में चल बसे। कभी उसने कोई प्रिविलेज लाइफ नहीं देखी थी दोस्तों, कभी नहीं। तो उसने कभी एक बेसबॉल स्टेडियम कैसा होता है वो भी कभी नहीं देखा था। तो उस जगह से शुरुआत करके जो अचीव किया था ना इन्होंने, वो इट वाज फेनोमेनल। जो अचीव किया उन्होंने अपनी 40 की एज में आते आते मैकिन्जी कंपनी के वो सीईओ बन गए थे। मैकिन्जी कंपनी जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म है। 2007 में उन्होंने रिटायरमेंट ली। उसके बाद तब तक उन्होंने यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी कंपनियों में भी काम कर चुके थे। बिल गेट्स के साथ भी उनके कई पार्टनरशिप थे, और वो कुल मिलाकर के 5 पब्लिक कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रह चुके थे। तो आप सोचिए कि एक स्लम से निकलकर कोई आदमी इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। तो ऐसा काउंट किया गया है कि 2008 के समय में जो अपने रजत गुप्ता साहब थे, उनका जो नेट वर्थ था ना, वो $100 मिलियन था। एक आम आदमी के लिए इस चीज़ को इमेजिन कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर आप देखोगे ना, तो अगर इतना पैसे का अगर 5% भी एनुअल रिटर्न अगर हिसाब से अगर हम जोड़ें, तो करीब करीब $600 एक घंटे का बनता है। उसके पास सब कुछ था, हर कुछ उन्होंने पा लिया था, लेकिन क्या नहीं था रजत गुप्ता के पास ना, वो है शब्द की संतुष्टि नहीं थी उनके अंदर। वो एक बिलियनर बनना चाहते थे अब,
रजत गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए थे अपने रिटायरमेंट के बाद में। 2008 का वक्त था दोस्तों। इस समय गोल्डमैन सैक्स जो कंपनी थी, जो बैंक है एक्चुअल में गोल्डमैन सैक्स, वो उस समय अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त में वॉरेन बफेट ने ये प्लान किया कि $5 बिलियन जो है इन्वेस्ट किया जाए गोल्डमैन सैक्स बैंक पे, ताकि वो सरवाइव कर सके बैंक। तो गोल्डमैन के बोर्ड मेंबर होने के नाते ये जो जानकारी थी, इट वाज अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि हाँ, वॉरेन बफेट जो है भाई वो $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ये इन्वेस्टमेंट होता तो गोल्डमैन सैक्स के शेयर जो है ऊपर ही बढ़ते हैं। अब ये जो एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन थी और बड़ा ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी, इस चीज़ को राजा रत्नम नाम के एक फंड मैनेजर को ये बात पता चल गई। और आपको पता है ये जानकारी देने वाला इंसान कौन है? तो ये जानकारी देने वाला इंसान है वही मिस्टर रजत गुप्ता। रजत गुप्ता ने इस बात की जानकारी जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म हुई तुरंत ही अपने जो फंड मैनेजर थे राजा रत्नम, उसको दे दी। राजा रत्नम ने भाई इसके बाद क्या किया कि 1,75,000 शेयर्स गोल्डमैन सैक्स के खरीद लिए। उन्होंने जैसे ही मार्केट खुला तुरंत ही $1 मिलियन का जो है प्रॉफिट बना लिया। और ऐसा बाद में देखा गया कि गुप्ता जो थे उन्होंने इनसाइडर टिप जो उसे देने के लिए उसे भी जो है मिलियंस का प्रॉफिट हुआ, $1 मिलियन प्रॉफिट उन्होंने भी कमाया। देखिए, गुप्ता और राजा रत्नम ने जो किया, आपको लग सकता है कि वाह भाई इन्होंने तो बढ़िया मौका देखा, आपदा में अवसर खोजा। लेकिन क्या आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? तो रजत गुप्ता और राजा रत्नम को इस चीज़ के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में जेल जाना पड़ा। रजत गुप्ता का कैरियर चौपट हो गया, रेपुटेशन ख़त्म हो गया, जो भी उन्होंने अपने जीवन भर में कमाया था ना, एक बार में ख़त्म हो गया। बस यही चीज़ राइटर आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो शब्द है ना, इनफ, संतुष्टि, काफ़ी, ये बड़ा पावरफुल शब्द होता है कि मिलियनर को बिलियनर की श्रेणी में शामिल होने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ गया जिससे उसका सारा कुछ उसका बर्बाद हो गया। उसका नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ ख़त्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की कहानी ऐसा है। तो मैं मतलब यहाँ पे राइटर ये बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जिसके पास सब कुछ है, इमेजिनेबल वेल्थ है, प्रेस्टीज है, पावर है, क्या ऐसा करना बेवकूफ़ी नहीं है? उनके पास एक्चुअल में बेवकूफ़ी शब्द का इस्तेमाल करना यहाँ पे गलत होगा। एक्चुअल में उनके पास सेंस नहीं है इनफ का। दे हैड नो सेंस ऑफ इनफ कि कहाँ रुकना है। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ को पाना जिसकी ज़रूरत ना हो और उस चीज़ को पाने के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है उस सारे चीज़ों को दांव पे लगा देना, ये एक फुलिश चीज़ है। मतलब ये बेवकूफ़ी भरा चीज़ है। तो यहाँ पे राइटर एक बहुत ही अच्छी बात समझाने की कोशिश करते हैं। इंसान को अपना गोल पोस्ट जो है ना वो सेट करना बड़ा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ का गोल पोस्ट भाई? तो गोल पोस्ट इस चीज़ का कि मुझे दौड़ करके किस जगह तक पहुंचना है, वो सेट अगर रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअल में क्या होता है इंसान के साथ, जब वो कुछ पाने लगता है, उसके एक्सपेक्टेशंस जो है, उसके रिज़ल्ट अच्छा दिखने लगता है, जो एक्सपेक्ट करता है वही रिज़ल्ट आता है, तो क्या होता है ना कि पाने की भूख बढ़ती जाती है। उसके लिए वो और एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। कभी कभी उसे डेंजरस चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है कि और पावर चाहिए, और पैसा चाहिए, और प्रेस्टीज चाहिए। उसके एम्बिशंस बढ़ते जाते हैं। तो ये एम्बिशंस बढ़ना गलत बात नहीं है, बट कहाँ तक बढ़ना चाहिए आपको वो गोल पोस्ट भी तय करना उतना ही आवश्यक है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है राइटर बताते हैं कि सोशल कंपैरिजन जो है ना वो बड़ा ही कठिन काम होता है। कि सोशल कंपैरिजन करना, आप यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर राइटर बताते हैं एक ऐसे बेसबॉल प्लेयर के बारे में
जिसका अर्निंग जो है पर ईयर $5 लाख है। अब आप सोचोगे कि $5 लाख उसको आप 85 से मल्टीप्लाई करिए, आपको इंडियन रुपीज़ में ही मिल जाएगा। तो भाई उसको रिच की कैटेगरी में हम मान सकते हैं। लेकिन अब आप उस बेसबॉल प्लेयर के बारे में सोचिए जिसे साल का $430 मिलियन मिलता है ना, जो कि मतलब टॉप टीम के लिए खेलती है। अगर मान लीजिए कि वैसे लोग जो $430 मिलियन कमा रहे हैं, वो अपना कंपैरिजन किससे करते होंगे, क्या लगता है आपको? वो लोग अपना कंपैरिजन करते होंगे टॉप का जो 10 और प्लेयर हैं उनसे कंपैरिजन करते होंगे। और वो जो टॉप के 10 और प्लेयर हैं वो अपना कंपैरिजन किससे करते होंगे? हो सकता है कि वो टॉप के जो है वो लोग जो है फंड मैनेजर जो होते हैं, हेज फंड मैनेजर, उनसे अपना कंपैरिजन करते होंगे। और हेज मैनेजर जो होते हैं, हेज फंड मैनेजर, वो लोग अपना कंपैरिजन किससे करते होंगे? वो लोग कंपेयर करते होंगे अपने आप को टॉप के 10 हेज फंड मैनेजर से, जिनका साल का कमाई $340 मिलियन होता है। या फिर हेज मैनेजर लोग अपना कंपैरिजन किससे करते होंगे? टॉप के जो हेज मैनेजर होते हैं वो अपना कंपैरिजन किससे करते होंगे? वो अपना कंपैरिजन करते होंगे वॉरेन बफेट जैसे लोगों से। वॉरेन बफेट अपना कंपैरिजन किससे करते होंगे, सोचो ज़रा। तो वॉरेन बफेट अपना कंपैरिजन करते होंगे जेफ बेजोस जैसे लोगों से। कहने का मतलब ये है कि आप जिस छत को छूने की कोशिश कर रहे हो ना, वो है कंपैरिजन की छत, उसे आप कभी छू नहीं पाओगे। इसका मतलब ये एक ऐसा युद्ध है ना कि इसे जीतने का एक ही उपाय है कि ये युद्ध लड़ा ही ना जाए। यहाँ पे राइटर अपने एक फ्रेंड के बारे में बताते हैं जो कि हमेशा लास वेगास जाता था। उससे पूछा गया एक बार कि आप कसिनो में जाके क्या खेलते हो, कसिनो में जाके आप जो है जीतते हो या नहीं जीतते हो? तो उस इंसान ने क्या कहा कि देखिए, लास वेगास के कसिनो से जीत कर अगर आप आना चाहते हो ना, तो उसका एक ही उपाय है कि आप जितनी तेज़ी से अंदर जाओ उतनी ही तेज़ी से बाहर आ जाओ। ये बड़ा ही ज़बरदस्त आंसर था भाई। हमको छूना ही नहीं है वो कंपैरिजन की छत को, हम तो भाई सीधा सीधा बाहर आ जाएंगे, उससे लड़ना ही नहीं है वो युद्ध, है ना। जो युद्ध मतलब यहाँ पे राइटर ये नहीं कहना चाहते हैं कि भाई आप जो है दौड़ो नहीं रेस में, आप अमीर बनने के लिए दौड़ो नहीं, ये नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ पे राइटर आपको ये समझाना चाहते हैं कि कंपैरिजन मत करो किसी से, क्योंकि आप कंपैरिजन में कभी जीत नहीं पाओगे। वो कहते हैं ना कि हर एक शेर का सवा शेर होता है, भाई वो सवा शेर का भी जो है ना सवा शेर और एक होता है, उस सवा शेर का भी और एक सवा शेर होता है, और ये सवा शेर होता ही जाता है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो अपना किसी से। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देख लो ना, अगर मान लीजिए कि आप अपने जिस घर पे रह रहे हो, आप ज़रूर सोचते होगे कि अरे मेरा जो घर के बगल वाला गली में जो घर है वो कितना बड़ा घर है, उसका घर में कितना आलीशान जो है रहन सहन उनका होंगे। आप सोचिए वो इंसान अपने बारे में क्या सोचता होगा? वो सोचता होगा कि यार ये जो अपना जो पूरा कॉलोनी है, इसका जो सबसे अमीर आदमी है उसका घर कैसा होगा, है ना, वो कितना पैसा कमाता होगा। और फिर वो सोचता होगा कि ये जो सिटी है इसका सबसे अमीर आदमी बनना है मेरे को, उसके जैसा रहना सहन करना है, उसके जैसा अर्निंग करना है, ठीक है। और वो जो पूरा सिटी का सबसे अमीर आदमी होगा वो सोचता होगा कि भाई हम जो है इस पूरे स्टेट का सबसे अमीर आदमी बन जाए। वो आदमी सोचता होगा कि भाई हम अंबानी बन जाए। अंबानी सोचता होगा कि भाई हम जो है जेफ बेजोस बन जाए, है ना, मार्क जुकरबर्ग बन जाए, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि ये कंपैरिजन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, तो क्यों लड़ना है इसमें? लड़े बिना बाहर आ जाओ, बस यही कहना चाहते हैं यहाँ पे राइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे बस यही है कहानी इसके कि राइटर अंत में यही समझाना चाहते हैं आपको कि आपको रजत गुप्ता जैसा नहीं बनना है। देखिए कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसका वैल्यू नहीं होता, वो इनवैल्यूएबल होते हैं। आपका रेपुटेशन इनवैल्यूएबल है, आपकी आज़ादी फ्रीडम आपका इनवैल्यूएबल है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, ये सब के कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। आपके लव वंस जिसे आप चाहते हैं, आपकी हैप्पीनेस का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो इनफ वर्ड है, इनफ और चाहिए के चलते आपको ये नहीं करना चाहिए कि जो है उसे भी गवा दिया जाए।
तो इस चैप्टर का मेन कंक्लूज़न अगर हम देखें तो मेन कंक्लूज़न यही, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि आपको दौड़ना तो है रेस में कि हाँ भाई इस चीज़ को अचीव करना है, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो गोल है ना वो भी सेट होना चाहिए कि मेरे को उतना ही दूर तक दौड़ना है, ठीक है, मैदान फाड़ के बाहर नहीं निकलना है, फिर जो है लास्ट में गिरना ही है कहीं ना कहीं। तो अपना गोल सेट रखना है। एंड दूसरा बात मुझे यहाँ पर यही समझ में आती है कि ये जो कंपैरिजन करना कि इससे आगे निकलना है उससे आगे निकलना है, ये कंपैरिजन करने वाली जो चीज़ है उससे भी बच कर रहना है। और तीसरा कंक्लूज़न इस चैप्टर का यही निकलता है कि ये और पाने की इच्छा में ऐसा कोई काम नहीं कर लेना है कि जिससे कि वो सारा चीज़ ही चला जाए, जैसा रजत गुप्ता का कहानी इन्होंने बताया है। चलिए, तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 नेवर इनफ ख़त्म होता है। तो मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। और मैं बता रहा हूँ ये जो अगला चैप्टर आने वाला है ना, ये आपको अमीर बनने का पहला स्टेप ज़रूरी सिखा देगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये बताता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मज़े में रहिए।